हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर पूजा शर्मा और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूटन मेंडल क्लासेस में। इस चैनल पर आपको फिजिक्स एंड बायो की क्लासेस दी जाएंगी 11th और 12th की रेगुलर। देखिए, अब 11th में जो बच्चे साइंस लेने का मन बना रहे हैं या जिन्होंने साइंस ले ली है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक बात समझें। देखो, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिजिक्स आप बेसिकली तो 9th और 10th में पढ़ के आ चुके होते हैं, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट। जैसे कि 9th में हम पढ़ते हैं मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, 10th में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितना भी पार्ट है ना, ये सारा के सारा किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। अब जो हमारी 11th 12th में फिजिक्स आती है वो ऐसे समझ लो पूरे वर्ल्ड की फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, अपने पास सबसे पहले 11th में हमारा जो चैप्टर आता है, आज हम चैप्टर नहीं स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल आपको बेसिक आइडिया दूंगी कि हाँ भाई ये फिजिक्स होती है, यहाँ से हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारे पास फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इस चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ और न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले साइंस क्या है? देखो, ये लिख रही हूँ मार्कर से, ये वर्ड लिखा, ये क्या है? साइंस। मेरा चलना क्या है? साइंस। बोलना क्या है? साइंस। ठीक है, ये बोर्ड हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, ये सब क्या है? साइंस। रेनबो जो आता है, रेनबो कभी किसकी वजह से आता है? साइंस। मतलब हर एक चीज में जो हमारी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है, हमारे फैन का चलना वो भी क्या है? साइंस। ठीक है, दिन और रात का बनना ये भी क्या है? साइंस। लहरों का बनना ये भी क्या है? साइंस। तो यानी जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी डेली लाइफ में, ये सब की सब क्या हमारी साइंस है, फिजिक्स है। ठीक है, अब जैसे भी फैन चलता है, इसमें भी क्या हमारी फिजिक्स है। मैं बोल पा रही हूँ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, ये भी क्या है? फिजिक्स है। इसका भी आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, साउंड का। तो जितनी भी हमारी डेली लाइफ है वो सब क्या हमारी फिजिक्स है। तो साइंस का मीनिंग सिंपल ही होता है टू नो, यानी अलग अलग चीजों को जानना, ये हमारे पास क्या होती है? साइंस होती है। फिजिक्स में 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। आप क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें फिजिकल वर्ड यानी हमारे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा हमारा मेजरमेंट होता है, क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले इसमें अपने पास क्या आता है कि देखो, हमारे पास बनाए गए दो वर्ड बनाए गए, एक हमारे पास बोला गया यूनिफिकेशन और एक बोला गया रिडक्टिनिज्म। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स क्या बताती है? भाई ये समझा दिया गया आपको कि दिन रात का बनना, लहरों का बनना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। पर फिजिक्स बताती क्या है? फिजिक्स बेसिकली लॉज को डिफाइन करती है, मतलब मेरे बोलने को डिफाइन करती है, आपके सुनने को डिफाइन करती है, मेरे लिखने को डिफाइन करती है। तो फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? जो हमारे लॉज को क्या करती है? डिफाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे ना रटने की जरूरत पड़ती है, इसे सिर्फ आपको एक एक बात को ध्यान से समझना है, बिल्कुल एक मूवी की स्टोरी की जैसे इसको बना के अच्छे से समझिए। फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? जो सभी लॉज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब इसमें मैंने दो वर्ड का यूज किया, एक यूनिफिकेशन लिया, एक हमारे पास क्या है? रिडक्टिनिज्म। तो अब ये चीजें क्या है? यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्टिनिज्म क्या है? देखो, यूनि का मतलब सिंगल, यूनि का मतलब क्या हो गया? सिंगल। मतलब एक वर्ड को हमने क्या बोल दिया? यूनि। तो यूनि का मतलब है कि देखो, एक तो मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 10 बातें लिख के दो, तो आप 10 बातें क्या करोगे? कोशिश करोगे कि एक ही बात पे बेस हो, तो आपको एक तरीके से बताना पड़े। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग फिनोमिनस को एक लो को कोई भी डिफाइन कर जाए। जैसे एप्पल का गिरना, ध्यान से सुनना, एप्पल का गिरना, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लेनेट, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून। तो इन सब का, ये सब किस पे बेस है? हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले बोला एप्पल का गिरना। ठीक है, हमारे पास क्या गिर रहा है? एप्पल गिर रहा है। उसके बाद मार्कर का गिरना समझ लो। ठीक है, या फिर मोशन ऑफ प्लेनेट, ठीक है, मोशन ऑफ कोई भी सैटेलाइट, मोशन ऑफ मून, ये सारी चीज हमारे पास क्या है? ये सब एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये होता क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ये सारी की सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब बहुत सारे फिनोमिनन को, बहुत सारे प्रोसेस को एक कोई सिंगल लॉ से समझना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया? बहुत सारे प्रोसेस को किसी भी एक मेथड से समझना, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? रिडक्टिनिज्म। रिडक्टिनिज्म का मतलब क्या हुआ? रिडक्टिनिज्म का मतलब हो गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई आप है ना आज 11th और 12th की फिजिक्स समझ लो सारी, तो क्या ये पॉसिबल है? आप लोग क्या करेंगे? पहले 9th 10th का बेसिक हम पढ़ के आए हैं, 11th का धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि चैप्टर में क्या आता है, कैसे क्या चीज़ है, ये एक चीज़ समझेंगे। यानी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को
बड़ा करके समझते हैं, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डिवाइड करते हैं। आज मैंने ये बेसिक पढ़ा, कल मैं इसकी थ्योरी पढ़ूंगी, कल मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा, तो मतलब हर एक पार्ट को डिवाइड किया हुआ एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिनिज्म। तो रिडक्टिनिज्म का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि छोटी छोटी बातों को अलग, मतलब एक कंप्लीट पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिनिज्म। दो चीजें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। जितनी भी एक्टिविटीज डेली लाइफ में वो सब क्या है, साइंस। ठीक है, आप सुन पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, ये सब क्या हमारे पास साइंस। इसमें दो चीजें, यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी बातों को एक सिंगल मेथड से समझाना। आप बिलीव करोगे, अपने पास एक इक्वेशन होती है, मैक्सवेल इक्वेशन। देखो जो बच्चे 11th में आए हैं, बिल्कुल उनके लिए नया सब्जेक्ट है, नई बातें हैं, घबराए नहीं, एक एक चीज को ध्यान से समझे, यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। देखो मैक्सवेल नाम के आदमी ने क्या किया, 4 इक्वेशन दी। ठीक है, पहली इक्वेशन उसने बताई इलेक्ट्रॉनिज्म के बेस पे, मतलब इलेक्ट्रिक बेस पे। दूसरी उसने बताई मैग्नेट के बेस पे। तीसरी उसने बताई इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे। चौथी उसने बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेस पे। आपको पता है ये सारी क्या है, ये 12th क्लास की अलग अलग यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, मतलब अलग अलग यूनिट। मैक्सवेल एक आदमी था जिसने बहुत सारी इक्वेशन, मतलब उसने 4 इक्वेशन में पूरी 12th की आधी फिजिक्स समझा दी, 12th की आधी फिजिक्स समझा दी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का सिंपल मीनिंग हमारे पास ये हुआ, बहुत सारे फिनोमेनन को एक मेथड से समझाना। और रिडक्टिनिज्म का मतलब, भाई मैं आपको बोलूं कि आपको ना उस आदमी को जाके मतलब अपन को क्या करना है, किसी को भी गन फायर करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पता करके आएंगे भाई ये यहाँ पे रहता है, ये इसका डेली का प्रोसेस है, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में कहा और गए और उसको गोली चला दी, आ गई। पहले हम आसपास की चीजों को देखते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिनिज्म। रिडक्टिनिज्म का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिनिज्म। ठीक है, तो आपको फिजिक्स समझने से पहले ये सारी बातें पता होना चाहिए। फिजिक्स हमारे पास एक्सप्लेन करता है लॉज को, यूनिफिकेशन को, रिडक्टिनिज्म को। मैक्सवेल एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी 4 इक्वेशन में आधी से ज्यादा 12th को समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिल्कुल बेसिक। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें ये समझना है कि इसकी फिजिक्स के स्कोप क्या क्या है। देखो हमारे पास क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। हमारे पास फिजिक्स में 2 टाइप के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है। एक हमारे पास होता है मैक्रोस्कोपिक और एक हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक। देखो सबसे पहले तो मैक्रो का मतलब क्या है हमारे पास, माइक्रो का मतलब क्या है। देखो मैक्रो मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट, माइक्रो मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये जो फिजिक्स है, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, इसमें ये पुराने टाइम की है, और जो माइक्रोस्कोपिक है ना वो आजकल मॉडर्न है। देखो अपने पास क्या क्या डिफरेंस है। मैक्रोस्कोपिक को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक को कैसे फिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिक है इसे हम कैसे फिजिक्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। कैसे फिजिक्स बोलते हैं इसे, क्वांटम फिजिक्स। ये अभी डिस्कवरी चल रही है और ये हमारे पास पुराने टाइम की है। क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज पार्टिकल्स, वो हमारे पास क्या है, मैक्रो। और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हमारे पास क्या है, माइक्रो। तो मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, देखो अर्थ का रोटेशन, मून का रोटेशन, प्लेनेट का मोशन, ये सारे क्या है, लार्ज पार्टिकल है। तो ये कैसी फिजिक्स हो गई, क्लासिकल फिजिक्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये से कैसी फिजिक्स हो गई, क्वांटम फिजिक्स। देखो अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। देखो क्लासिकल फिजिक्स अपने आप में पूरी एक अलग बुक है फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स में अपने पास अलग अलग चीजें आती हैं। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक क्या आता है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स, क्या आती है, थर्मोडायनामिक्स। एक हमारे पास आती है मैकेनिक्स और एक हमारे पास आती है ऑप्टिक्स। ये सारी की सारी किसमें आती है, क्लासिकल फिजिक्स में। क्या क्या चीज आती है इसमें, देखो थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स ये तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक, मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने इसको रिलेट करो। देखो 11th क्लास जो है वो 9th और 10th से रिलेटेड है, सिर्फ वहाँ की छोटी छोटी बातों को अच्छे से लार्ज तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, और ये जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इंजन कैसे वर्क करता है, या फिर रॉकेट कैसे चलता है, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ेंगे चार्ज क्या है, चुंबक क्या है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। तो जो 9th और 10th की फिजिक्स है ना, 11th और 12th सब उसका एक्सटेंडेड रूप है। अपने पास ये हमारी जो फिजिक्स है ये कैसे फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स।
जबकि जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स में देखो इनमें अंतर क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है और क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? भाई मैं आपको कहूँ इलेक्ट्रॉन है, एक वायर लो और इस वायर में इलेक्ट्रॉन है, क्या हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमें क्या पता कहाँ है? जबकि अगर हम बात करें हीट की, टेम्परेचर की, तो हम बता सकते हैं कोई बॉडी गर्म हो गई तो वो क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, या ठंडी हो रही तो टेम्परेचर कम है। यानी एक तरीके से क्लासिकल फिजिक्स को हम फील कर सकते हैं, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स है उसे भी फील नहीं किया जा सकता, इस पर डिस्कवरी चल रही है। तो जो क्वांटम फिजिक्स है इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके बिल्कुल ये समझाया गया है कि भाई 11th क्लास में आपको पढ़ना क्या क्या है। अभी तक हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पता चल गया। हमें एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। जितनी भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या है? फिजिक्स है। अब आप बताओ फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब है किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना। मतलब ये हाथ है, इसे मैं ऐसे धक्का दूं तो ये क्या हो जाएगा? आगे मूव हो गया। इसे ऐसे करूं तो क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। यानी जो दूसरा हाथ है ये इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी बॉडी को पुश करना या किसी भी बॉडी को पुल करना, ये हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास आते हैं कि फंडामेंटल फोर्स क्या है। ये भी एक बेसिक आइडिया है कि फोर्सेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो देखो अब हमारे पास 4 टाइप के फोर्सेस हैं। देखो हमारे पास 4 टाइप के फोर्सेस हैं। पहला हमारा फोर्स आता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स कौन सा है अपना? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमारे पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और लास्ट हमारे पास कौन सा आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा फोर्स आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया? देखो बोर्ड के बीच में और मेरे बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस है या डिस्टेंस नहीं है, तो ये किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स? अट्रैक्टिव। तो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। हमारे पास क्या है? 2 ऑब्जेक्ट है। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? r। तो क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स डायरेक्टली, देखो मैं बता देती हूँ, वैसे तो पता होता है, अगर ये लाइन ऐसे जाए F डायरेक्टली m, इसका मतलब फोर्स के साथ मास सीधा सीधा वेरी कर रहा है। और अगर ऐसे जाए अपोन में करके जाए तो बोलेंगे फोर्स के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। इनवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन कर दो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या हो गया? g m1 m2 r स्क्वायर। और ये जो g है ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहला फोर्स कौन सा था हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब जो हमने बातें पढ़ी है उनसे ध्यान से समझना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया? अट्रैक्टिव। सबसे पहला क्या बताओगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास वो कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वीक फोर्स। तीसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे वेरी करता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे? भाई ये अर्थ है, ऊपर मून है, सन है, इनके बीच में भी क्या है? फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करता है? अपने पास लॉन्ग डिस्टेंस पे वेरी करता है। फोर्थ बात देखो, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रही है, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। इस लाइन ड्रॉ होने को बोलते हैं कि कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। अगली प्रॉपर्टी, ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कैसा फोर्स हो गया? कंजर्वेटिव। सिक्स्थ, ये कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली वेरी कर रहा है ना, तो ये अपने पास किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटोन। फील्ड पार्टिकल क्या होता है? ग्रेविटोन। देखो ये ग्रेविटोन क्या होता है, ये धीरे धीरे जैसे आप 11th क्लास में पढ़ेंगे आपको एक एक पार्टिकल का मतलब समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि 4 टाइप के फोर्स हैं।
पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में क्या क्या पढ़ा? दो ऑब्जेक्ट के मासेस के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इनको क्या किया? कंबाइन किया, हमारा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हुई? कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा वीक फोर्स। तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस पे वेरी करता है। चौथा सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब है सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करती है वो कैसा फोर्स हो गया? सेंट्रल फोर्स। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है तो कैसा हो गया? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और सेवंथ कौन सा पार्टिकल होता है इसमें? फील्ड पार्टिकल, ग्रेविटोन। फील्ड पार्टिकल का भी सिर्फ इतना मत समझ लो कि इनसे यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है ना, वो जो एक्सचेंज होता है वो किस पार्टिकल की वजह से होता है? ग्रेविटोन की वजह से। तो ये सारा हमारा कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कौन सा फोर्स आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी अभी तक कंटिन्यू है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता कैसे चला कि आप नाम सुन लिया आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो वहां से रेज निकली। क्या चीज? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां से रेज निकलती है, यानी वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा डिके। क्या बोलते हैं जिसको? बीटा डिके। इस पे पूरा हमारा एक चैप्टर है, वो बाद में अच्छे से समझेंगे। एक बीटा डिके होता है। बीटा डिके के दौरान जो फोर्स निकला उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, आपको ध्यान रखना है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये हमारा कैसे पार्टिकल्स के बीच में होता है? लेप्टॉन लेप्टॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसे पार्टिकल हैं। लेप्टॉन लेप्टॉन, मेसोन मेसोन, इन पार्टिकल के बीच में हमारा कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या बताओगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया जाता है उस दौरान, बीटा डिके के दौरान हमारे पास रेज निकलती हैं। उस दौरान जो फोर्स होता है कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या चीज है? पहली तो ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये होता है लेप्टॉन लेप्टॉन और मेसोन मेसोन पार्टिकल के बीच में। ये हमारे दो फोर्सेस हो गए। अब हमारा तीसरा फोर्स आता है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हमारे पास क्या हुआ? मैग्नेट का मतलब क्या हो गया? चुंबक। मैग्नेट का मतलब हमारे पास क्या हुआ? चुंबक। चुंबक का मतलब क्या हो गया अपने पास? कि हमारे पास दो ये चार्ज हो गए अपने पास, ठीक है। एक बॉडी है जिसका चार्ज कितना है? Q1। एक बॉडी है जिसका चार्ज हमारे पास कितना है? Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? R। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपनी? R। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ये चुंबक के बारे में बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज है, बिल्कुल हमारा किसके जैसा ही? ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। वहां पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है। दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन। तो एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। जब इस डायरेक्टली को हटाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा? ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा। पहली प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल में क्या थी कि कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कैसा होगा? अट्रैक्टिव भी होगा हमारे पास और कैसा होगा? रिपल्सिव भी होगा, ठीक है, क्योंकि चुंबक अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। दूसरी चीज अपने पास, ये हमारे पास दो लाइनें हैं तो क्या हो गया? ये हमारे पास कैसा फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स। तीसरी चीज ये हमारे पास कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी किसको वेरी करेगा? इनवर्स के को क्या करेगा? ऑबे करेगा। ये सारी बात बिल्कुल एज इट इज है जैसे हमारे किसमें थी? ग्रेविटेशनल फोर्स में। इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? हमारा फोटोन। इसमें फील्ड पार्टिकल हमारे पास कौन सा होता है? फोटोन। अब हमारा लास्ट फोर्स आता है, वो कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, यानी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है वो कैसे फोर्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे बिल्कुल अपोजिट है। देखो वीक वाला तो 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर था, ये कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होगा? 10⁻36 टाइम। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है वो कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होगा? 10⁻38 टाइम्स। अब इसमें क्या बताओगे? ये अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये ना तो सेंट्रल फोर्स होता है, ना कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है? पाई मेसोन। इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो क्या होता है? पाई मेसोन। देखो हमने चार फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशनल, वीक,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ग्रेविटेशन एक समझ लो, चार फोर्स अपने आप याद हो जाएंगे। ग्रेविटेशन हमारे पास अट्रैक्टिव होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, सेंट्रल होता है, कंजर्वेटिव होता है, इनवर्स स्क्वायर को ओबे करता है। और ये कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, 10⁻36 टाइम। जबकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ना ही अट्रैक्टिव होता है, ना ही सेंट्रल होता है, ना ही कंजर्वेटिव होता है। ये हमारा कैसा फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो आपको जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो आपको इनका रेशियो याद रखना है। 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।